आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। तकनीकी खोज में आज की इस बदलती दुनिया का श्रेय अगर विज्ञान को दिया जाए तो इसमें विचार करने जैसा कुछ नहीं है। जिस तरह से हमारे देश में विज्ञान ने अपने कदम पसारे हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में हमारा देश अपना रंग रूप बदलकर कई देशों को पीछे छोड़ विज्ञान की दुनिया में महारत हासिल करेगा। ये बात सच है कि विज्ञान को शुरू में समझना काफी कठिन था, मगर ये भी सच है कि एक बार अगर इसे सीख लिया जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि विज्ञान किस तरह से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले बात मेडिसिन के क्षेत्र की। भारत में प्राचीन काल से चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुत पहले ही भारत के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने शारीरिक इलाज के साथ मस्तिष्क का इलाज भी करने की तकनीक विकसित की थी। बिना मस्तिष्क इलाज के शारीरिक इलाज पूरी तरह से संभव नहीं हो सकता है। आज दुनिया के कई देशों में इस तरह की चिकित्सा के विकास हो रहे हैं, जबकि भारत में इस तरह की चिकित्सा का विकास प्राचीन काल में ही हो गया था। भारत ने मानव चिकित्सा के साथ पशु चिकित्सा पर भी ध्यान दिया है। भारत में गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज संभव है। भारत ने चेचक, हैजा, येलो फीवर, पोलियो जैसी कई गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया है। कोरोना के समय में वैश्विक स्तर पर भारत में चिकित्सा वैज्ञानिकों ने दुनिया को राह दिखाने का काम किया। भारत का मेडिकल टूरिज्म सेक्टर 18% की वार्षिक वृद्धि कर रहा है। अन्य देशों की अपेक्षा में भारत में इलाज 65 से 90% सस्ता और क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलता है। अगर बात की जाए संचार की, तो भारत किसी से पीछे नहीं है। 21वीं सदी को सूचनाओं का युग कहना कोई दो राह नहीं होगी। भारत के वैज्ञानिकों ने संचार के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बात ऑप्टिकल फाइबर की हो या वाईफाई की, 5G की हो या फिर सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग की, आज सूचना संचार के विकास से भारत ई प्रशासन, डिजिटल इकोनॉमी, ई लर्निंग, मौसम पूर्वानुमान में सबसे आगे है। संचार के विकास ने रोजगार पहले से काफी आसान कर दिया है। जरूरत पड़ने पर इंसान घर से ही ऑफिस का काम भी बड़ी आसानी से पूरा कर लेता है। भारत का IT सेक्टर दुनिया को राह दिखा रहा है। सूचना संचार ने मनुष्य को आपस में जोड़ने के साथ सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। इसी आत्मनिर्भरता को भारत के वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्रों में अपनी बुद्धि और शोध से आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आज आपकी मुलाकात करवाएं बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान में सह महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहे साइंटिस्ट जी के पद पर कार्यरत डॉक्टर अनुपम शर्मा से। तो मेरा नाम डॉक्टर अनुपम शर्मा है और मैं बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान में कार्यरत हूँ। मेरा पद जो है वो साइंटिस्ट जी कहलाता है, वैज्ञानिक जी जिसको कहते हैं। और ये संस्थान 53 विश्वविद्यालय मार्ग लखनऊ में स्थित है। दुनिया का एक तरीके का ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको हम कहेंगे कि अपने आप में काफ़ी यूनिक है, बिकॉज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू पहले पेलियोबॉटनी और अब जो नाम पेलियो साइंसेज है,
तो ये अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो पूरे विश्व में इकलौता है। ऐसा कोई और इंस्टीट्यूट जो पूरी तरीके से पेलियो साइंस या पेलियो बॉटनी करता रहा हो नहीं है। ऐसे डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ और इन सब जगहों पे रहे हैं, लेकिन एक कोई पूरा संस्थान ही डेडिकेटेड हो, ऐसा ये अपने आप में एक अनूठा संस्थान है मैं कहूँगा। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में जो यहाँ का मैंडेट थे उसी के हिसाब से हमें भी लद्दाख में काम करने के लिए कहा गया और उसी पे मेरा यहाँ पे शोध कार्य पहले स्टार्ट हुआ और फिर कालांतर में चेंज होते होते मैंने गुजरात पे काम किया, फिर हमने मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में काम किया। वो मौके भी आए कि जब हमें अंटार्कटिक और आर्कटिक पे भी जाने का मौका मिला तो वहाँ पे भी रिसर्च कार्य किया है। और वर्तमान में मेरा एक MOES का प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि रिजर्वायर ट्रिगर्ड साइस्मोसिटी से लिंक्ड है, तो उस पे भी वर्तमान में कार्य जारी है। करियर के हिसाब से तो सबसे पहले तो हमने वेदरिंग ऑफ रॉक्स किया जो कि मेरा PhD और अपने पोस्ट डॉक के टाइम का काम था। तो आम जनता के लिए वैसे तो इन चीज़ों का थोड़ा लॉन्ग टर्म वो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं के रॉक से अवसाद कैसे बनते हैं, मिट्टी का कैसे फॉर्मेशन होता है और उनमें कौन कौन से तत्व हैं, वो किन चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होगी और वो उसका निर्माण कैसे हुआ है, कितने साल या मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको बनने में लगते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और कहीं ना कहीं आम जनता के लिए मैं कहूँगा कि जो फर्टिलिटी का इशू है, उत्पादकता, उस वाले में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर आपकी सॉइल उर्वरक है तभी वहाँ पे बहुत तरीके की आप फसल ले सकते हैं, तो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन तो उसमें है। तो जो मेन फाइंडिंग थी वहाँ पे वो ये थी कि भाई रॉक्स जो हैं वो तो बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स हैं और ऐसे में जो अवसाद बनेगा वो भी उसमें से करीब करीब जो सारे उर्वरक तत्व हैं धीरे धीरे करके यूज़ हो जाते हैं या पानी के साथ बह के निकल जाते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि उसकी उत्पादकता बहुत कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा था नहीं। तो ये हमारी रिसर्च से निकल के आया कि ये जो पूरा इलाका है साउथ इंडिया का, ये काफ़ी आप कह सकते हो कि जियोलॉजिकल टर्म में आप कह सकते हैं कि काफ़ी नया है जो कि ऊपर अभी आया और उसके कारण से जो रॉक्स थे, जो चट्टाने हैं, वो अभी अभी उनका क्षरण हुआ है, तो उनके अंदर वो सारे तत्व मौजूद हैं जो कि उसकी उर्वरा शक्ति को कायम रखते हैं। और यही कारण है कि जो वहाँ की ज़मीन है या आप जो इंडो गैंजेटिक का भी इतना फर्टाइल प्लेन है, इसका कारण यही है कि ये सेडिमेंट बहुत नया है और इसमें सारे तत्व मौजूद हैं जिसके कारण आपको अच्छी उत्पादकता मिलती है। स्टेम के लिए उपयोगी कई तरीके से है। एक तो ये है कि इसमें आपको पता चलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले फील्ड के लिए कि आपके रिसर्च से क्या निकल के आया। तो आपने बताया कि भाई उर्वरकता कैसे मेंटेन्ड है। सिमिलरली जो लद्दाख में काम किया वहाँ पे ये था कि हमें लेक सेडिमेंट के ऊपर काम करना था, क्योंकि एक मैंडेट है इंस्टीट्यूट का कि इसमें हमें जलवायु परिवर्तन और इन चीज़ों को देखना है। तो हम जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके सबसे रीसेंट जो टाइम पीरियड है उस पे काम कर रहे हैं, जिसको कि क्वाटरनरी पीरियड बोला जाता है। तो उस क्वाटरनरी पीरियड पे जो पेलियोलिक डिपॉजिट्स थे उनका हमने अध्ययन किया और उससे बताया कि कैसे पिछले 10, 20, 25 या 30 हज़ार सालों में मौसम जो है या जलवायु जो है वो कैसे कैसे बदली है। अगर आपको पीछे का इतिहास बहुत अच्छा पता होगा तो आप आगे के लिए भी उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं और ये निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। पीछे के अध्ययन करने का मेन कारण या मेन पर्पस जो है वो यही है कि आप चाहते हैं कि हम आगे को कैसे जान पाएँ, और अगर हमें आगे का आज ही पता होगा तो हम उस हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उस हिसाब से अपने को तैयार कर सकते हैं कि उन चैलेंजेस को कैसे मीट करेंगे। तो अभी तक चूँकि काफ़ी लंबा समय हो गया है तो कई तरीके के काम किए। जैसा मैंने बताया कि शुरुआत हमने लद्दाख में की संस्थान में आने के बाद में। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक जो हमारी नदियों में पानी बह के आता है हिमालय से, उसका सोर्स क्या है, इसके बारे में कि वो मॉइस्चर वहाँ पे कैसे पहुँचता है। ग्लेशियर्स के ऊपर जो बर्फ़ गिरती है उसका पानी कहाँ से आता है। तो अभी तक ज़्यादातर ये माना जाता था कि हिमालय पे जो भी बर्फ़ आती है वो हमारे भूमध्य सागर या जो आपका जो वेस्टर्न एशिया
है मेडिटेरेनियन सी और उस तरफ से वेस्टर्लीज़ के थ्रू आता है और मानसून का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। लेकिन अपनी रिसर्च से हमने ये पाया कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरह चलते हैं, अगर मैं बोलूं कि लद्दाख से आप सिक्किम की तरफ आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है उसमें काफ़ी चेंज आता है। जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी से जो मॉइस्चर निकलता है उसकी अधिकता है। लेकिन जो जब हम लद्दाख की तरफ पहुंच रहे हैं तो वहां हम देखते हैं कि उसमें जो पश्चिम एशिया की तरफ से आने वाला मॉइस्चर है वो या जो आर्द्रता है वो ज़्यादा है, ऐसा माना जाता था। लेकिन हमने पाया कि नहीं, करीब करीब 50% का कंट्रीब्यूशन है दोनों से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी। जो भी अभी हमारे यहाँ शोध हो रहा है या मैं शोध कर रहा हूँ, मैं ये कहूँगा कि ना हम किसी से बहुत आगे हैं ना हम बहुत ही पीछे हैं। तो हमारा जो स्तर है वो इंटरनेशनल लेवल का है और जो भी हम काम कर रहे हैं उनका अधिकतर शोध पत्र जो हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो पब्लिकेशंस हैं रेपुटेड इम्पैक्ट फैक्टर वाले SCI जर्नल्स, उन्हीं में पब्लिश हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वी आर एट पार के समकक्ष हैं। वैसे देखा जाए तो हमारा जो कार्य है ये एकदम फंडामेंटल रिसर्च वाला है, तो इसके बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशंस नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट है, शॉर्ट टर्म में या इसका बहुत अप्लाइड नेचर नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनका कि अप्लाइड एस्पेक्ट भी है। जैसे मैं लद्दाख का ही एक उदाहरण लेता हूँ कि अभी पिछले कुछ 2-3 साल से हम वहाँ पे इसको कि रॉक वार्निश या डेजर्ट वार्निश कहते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उस काम में हमने मतलब पाया है कि पहले तो उसके लिए भी एक कंट्रोवर्सी है और वो अभी तक चल रही है कि उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसमें किसी जीवन से उसका कोई रोल है उसको बनने में या नहीं है, या ये पूरी तरह से एकदम एबायोटिक प्रोसेस से बनती है। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट चलते हैं, लेकिन हमने हमारी रिसर्च से ये सिद्ध किया है कि नहीं, कहीं ना कहीं जीवन का उसमें जो माइक्रोबियल लाइफ जो बैक्टीरिया और इस लेवल की होती हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो कहीं ना कहीं उसमें है। और अपने इस रिसर्च में हमने उसकी फिर इलेक्ट्रोकैटालिसिस वाली एक प्रॉपर्टी थी उसको चेक किया और पाया कि जो हम सिंथेटिक ब्रेनसाइड टाइप का मटेरियल बनाते हैं कहीं उससे कहीं ज़्यादा है कि अच्छा इसके रिजल्ट्स आए। और पानी को अगर हम उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको अलग अलग कर पाएँ तो ये अपने आप में एनर्जी के फील्ड का एक बहुत ही बड़ा चेंज होगा कि आपको एक ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन के फॉर्म में मिल जाएगी। और ये शोध जो था ये रॉयल सोसाइटी लंदन से इसको छपा है। सिमिलरली अभी एक बहुत ही रिसेंट कुछ महीने ही हुए हैं, वो दूसरा कार्य है कि उसमें हमने जो इसकी उत्पत्ति और इसको कि कैसे ये बनता है उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इन सब चीज़ों को भी स्टडी किया है। तो कहीं ना कहीं ये है कि ये जो कोटिंग है ये हज़ारों साल तक लास्ट करती है, इसकी उम्र काफ़ी है। तो अगर इस मटेरियल को सिंथेसाइज कर लिया जाए, लैब में बनाया जा सके, तो आप कह सकते हो कि एक बार आपने किसी चीज़ के ऊपर, जैसे हम लोगों को हर जगह पेंट और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं उसको बचाने के लिए, उसकी वेदरिंग को रोकने के लिए, तो अगर इसको सिंथेसाइज कर लिया गया, लैब में बना लिया गया, तो आपने एक बार कर दिया और फिर आपकी छुट्टी हो गई 100 साल 200 साल 1000 साल के लिए। तो आप सोचिए पेंट पिगमेंट इंडस्ट्री में इसका कितना उपयोग हो सकता है। तो ये भी एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, काफ़ी रेपुटेड जर्नल्स में छप रहे हैं और आगे भी जो काम चल रहा है उसकी भी काफ़ी महत्ता है। अवार्ड्स की जहाँ तक बात है कि इंस्टीट्यूट के लेवल पे, तो जिस भी लेवल पे मैं रहा तो मेरे को कोई ना कोई जो यहाँ के इंस्टीट्यूशनल अवार्ड थे वो मिले हैं। इसके अलावा आर्कटिक एंटार्कटिक जाना वो भी अपने आप में एक तरीके का अवार्ड में ही उसको गिना जाता है। तो अवार्ड मिले हैं, बेस्ट पेपर का अवार्ड मिला है। तो इस तरह से संस्थान के अंदर जो काम चल रहे हैं उनमें हमें अच्छा खासा प्रोत्साहन मिला है और कोई ना कोई जो भी इंस्टीट्यूट के अंदर के इंस्टीट्यूशनल अवार्ड्स थे वो हर लेवल पे, चाहे वो C हो, D हो, E लेवल पे, हर समय पे बेस्ट पीस ऑफ वर्क या टीम वर्क के लिए संस्थान ने प्रोत्साहन किया है। भविष्य को लेके काफ़ी मतलब मैं कहूँगा कि अच्छा भविष्य देखते हैं, क्योंकि इस विज्ञान की जो मेन चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हैं और आजकल का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर कोई इससे अफेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि इसमें कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं वो कहीं ना कहीं आड़े आएंगी, उसका इससे
से नहीं है और इससे सभी अफेक्ट हो रहे हैं। आजकल के जो आप एक्सट्रीम इवेंट्स देख रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, कहीं अवलांच हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज, और हम चूँकि क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, जो अभी बेसिक इशू है क्लाइमेट चेंज का वो ये है कि वेदर के बारे में तो हम फिर भी ठीक से बता पा रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट के बारे में अभी भी हमारे काफ़ी सारी चीज़ें बची हुई हैं। लिमिटेशन ये है कि कहीं ना कहीं 100-150 साल से ज़्यादा का इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड अभी तक अवेलेबल नहीं है, और उनकी अभाव के कारण जो आप मॉडलिंग करना चाहते हैं, आगे का बताना चाहते हैं, वो काफ़ी मुश्किल है। और कहीं ना कहीं उसके लिए भी हमें हज़ारों साल का अगर क्लाइमेट का पीछे का रिकॉर्ड मिले तो हम आगे के बारे में बात कर सकते हैं। तो इस वाले कार्य में ही हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फिर प्रॉक्सी टूल्स पे जाना पड़ता है, आपको दूसरे सोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, वो चाहे वेजिटेशन से निकालें या फिर आप केमिस्ट्री करके उसका निकालें। तो इन चीज़ों को करने के लिए हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम पीछे का इतना अच्छा लंबा एक इतिहास दे सकें कि आगे के लिए जो उससे मॉडल बनाने हैं, जो क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करना है, वो कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल लेवल तक पहुँचे। तो उस डायरेक्शन में काम जारी है। डॉक्टर अनुपम शर्मा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.